मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंसेप्ट बिंदु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज से हम लोग क्लास 10th का सिलेबस चालू करते हैं। आज फर्स्ट दिन है। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आइए इसके बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग देखिए कैसे चैप्टर का नाम केमिस्ट्री ऐसे चालू होगा। रसायन विज्ञान सब लोग जानते हैं। केमिस्ट्री का मतलब हिंदी होता है रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री को पहले कैसे हुआ, केमिस्ट्री का उत्पत्ति कैसे हुआ उसके बारे में थोड़ा वो जान लेते हैं। केमिस्ट्री एक केमिया नामक मिट्टी से केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई। केमी नाम की एक मिट्टी था, उसी से केमिस्ट्री का उत्पत्ति हुआ। केमी से केमिस्ट्री बना, ठीक है। वो विदेशी था। तो आइए हम लोग सुनते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसके बारे में जानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण कैसे होता है उसके बारे में क्या समझते हैं। तो आइए उसके बारे में पहले हम लोग समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं, समीकरण किसको बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कि कोई दो वस्तु मिलके तीसरा वस्तु का निर्माण कर दे, कोई दो कंपाउंड मिलके तीसरा कंपाउंड को बना दे, उसी को अभिक्रिया बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया उसी को बोलते हैं। जैसे दो कोनो चीज मिलके तीसरा चीज के निर्माण कर दे, ओकरे कहल जाला रासायनिक अभिक्रिया। उ अलग होके के चाहिए, एकरा से हट के होके के चाहिए, ठीक बा। आगे के हमनी के पहले सीखल जाओ रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, आइए लिखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया। आइए जानते हैं, लिखिए एक नंबर देकर लिख दीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया यानी रासायनिक अभिक्रिया इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, केमिकल रिएक्शन। CAMICAL केमिकल, REACTION इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन नहीं, इक्वेशन EQUACTION केमिकल इक्वेशन। नहीं इक्वेशन पर रिएक्शन सही लिखे थे, केमिकल रिएक्शन होगा REACTION केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बारे में समझते हैं क्या होता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को जैसे दो चीज मिलकर तीसरा चीज का निर्माण करेगा, दो वस्तुएं मिलकर तीसरे वस्तु को निर्माण करती है, उसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे कि कोई चीज दो को मिल जाता है, कोई भी वस्तु कोनो वस्तु दो चीज मिलकर तीसरा चीज का निर्माण कर देता है, उसी को रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कैसे, आइए समझते हैं हम लोग। जिससे में हो गया हाइड्रोजन, इंग्लिश में HYD, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, मिल के का बनाई जल। दू गो वस्तु मिल के तीसरा वस्तु के निर्माण कर दे, ओकरे कहल जाला केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया। कोनो दू गो वस्तु मिल के तीसरा वस्तु के निर्माण कर दी, ओकरे कहल जाई रासायनिक अभिक्रिया। कोनो दू गो वस्तु मिल के तीसरा वस्तु के निर्माण कर दी, ओकरे का कहल जाला रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया कोई बोलेगा रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं,
कोई भी दो वस्तु मिलकर तीसरे वस्तु का निर्माण कर देती है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आइए रासायनिक अभिक्रिया के बारे में तो जान गए, इसको तो 9th में तो लिखना ना पड़ता है, रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं, लिख दीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया हम उसको बोलते हैं जिसमें दो वस्तुएं मिलकर एक तीसरी वस्तु का निर्माण कर देती है, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जो वस्तुएं मिलकर तीसरा वस्तु का निर्माण कर देती है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक हो सकता है, दो या दो से अधिक लिख दीजिएगा कि दो या दो से अधिक वस्तु मिलकर जब किसी अन्य वस्तु का निर्माण करती है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बस इतना ही तो लिखना है। इस तरह हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण कर देते हैं, इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सभी को समझ में आ गया रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? आप लोग को तो लिखना होता है, जैसे उसमें लिख देगा कि रासायनिक अभिक्रिया का वर्णन करें, बोलेगा रासायनिक अभिक्रिया का वर्णन करें, तो लिख दीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें दो पदार्थ मिलकर एक अन्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बस रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया। रासायनिक अभिक्रिया तो सीख लिए, अब उसके बाद सीखते हैं कि रासायनिक समीकरण, यानी रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में तो जान ही गए हैं, ठीक है। अब आइए जानते हैं कि रासायनिक समीकरण, चैप्टर का क्या नाम था? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब समीकरण के बारे में जानते हैं कि रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं, यानी रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। अभिक्रिया के बारे में जान लिए, अब समीकरण के बारे में जानते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जब हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, लिखकर अभिक्रिया कराते हैं, उसी को समीकरण बोलते हैं। जैसे में हो गया, हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कराए थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला था तो जल बना था। उसी प्रकार देखिए, जैसे हाइड्रोजन HYDROGAN, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन OXYGAN, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला था तो क्या बना था? जल, वाटर। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला था तो जल बना था। इसको हाइड्रोजन को समीकरण फॉर्म में लिखने के लिए इसको शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। हाइड्रोजन के लिए लिखते हैं H, ऑक्सीजन के लिए लिखते हैं O, ठीक है। तो जैसे इसी का समीकरण किस तरह लिखते हैं? हाइड्रोजन H2O, H2 और O2 और O2 लिखते हैं। इसको इस तरह कर देंगे, मिलेगा तो बनेगा क्या? H2O2 H2O बनता है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा? जल बनेगा। इसी फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोलते हैं। जिसका शॉर्ट फॉर्म लिखे देते हैं, जैसे हाइड्रोजन का H हो गया, ऑक्सीजन का O हो गया, जिंक का Z हो गया, इसी को हम लोग समीकरण के फॉर्म में इसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। समीकरण के रूप में लिखते हैं, इसीलिए इसको रासायनिक समीकरण बोलते हैं। रासायनिक समीकरण जैसे जो भी चीज है उसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इसके लिए एक वर्ड लिखते हैं, वो भी फर्स्ट डिजिट, वो भी बड़ा अक्षर में लिखा जाता है। उसी को हम लोग समीकरण कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समीकरण के लिखने के लिए उसी का उपयोग करते हैं। आइए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बन गया, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल बन गया, इसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। किसी को दिक्कत? आइए फिर से एक बार समझ लेते हैं। कोई पूछेगा कि मानते हैं, क्वेश्चन पूछेगा कि समीकरण किसे कहते हैं? समीकरण किसे कहते हैं? समीकरण
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को शॉर्ट फॉर्म जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का गुण, रासायनिक अभिक्रिया का गुण, रासायनिक अभिक्रिया गुण का मतलब इसे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है तो कैसे मालूम चला कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं हुआ है। रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए 4-5 प्रकार का लक्षण होता है, उससे आप लोग पहचान लीजिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं हुआ है। पहले जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो क्या होगा, जब भी कोई दो वस्तुओं में रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें क्या क्या होगा आइए देखते हैं। पहले होगा उसमें हीट उत्पन्न होगा, हीट मतलब उष्मा, उसमें उष्मा रिलीज होगा, उसमें उष्मा उत्पन्न होगा, उष्मा उत्पन्न होगा। ठीक है, कोई भी दो रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसका गुण क्या होगा, कैसे मालूम चलेगा रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। पहले नंबर की उसमें उष्मा उत्पन्न होगा। ठीक है, दूसरा का ये उसके रंग में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। तीसरा का उसके अवस्था में परिवर्तन होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा, उष्मा उत्पन्न होगा। और उसमें क्या होगा कि जब आइए समझते हैं कि जब भी कोई दो रासायनिक गुण होगा, दो चीज को मिलाएंगे उसमें से कैसे मालूम चलेगा कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं हुआ है। उसका गुण यही है कि उसमें उष्मा उत्पन्न होगा, उसमें रंग में परिवर्तन होगा, उसके अवस्था में परिवर्तन होगा। जैसे अवस्था का परिवर्तन कैसे, जैसे रंग में परिवर्तन, उष्मा में परिवर्तन, मतलब कि दो वस्तु मिलेगी तो उसमें हीट उत्पन्न होगा, हीट मतलब उष्मा उत्पन्न होगी, उष्मा उत्पन्न होगी तो मालूम चलेगा कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। रासायनिक अभिक्रिया हुआ है तो कैसे मालूम चलेगा कि उसमें उष्मा उत्पन्न होगा। दूसरा का बात, अगर दो रासायनिक दो वस्तु मिलकर एक तीसरा वस्तु बना रही है तो दूसरा का क्या होगा कि उसके रंग में परिवर्तन होगा। जिससे मानते हैं कि एगो लाल एगो ब्लू होगा तो दूसरा का लाल ब्लू नहीं होगा, उसका मिल के ग्रे अलग कलर बनेगा। उसी प्रकार रंग में परिवर्तन हो जाएगा, उस अवस्था में परिवर्तन होगा। जिससे मानते हैं कि लिक्विड लेंगे, लिक्विड को मिलाएंगे तो लिक्विड थोड़ा लिक्विड से अलग हटकर बनेगा, थोड़ा गाढ़ा टाइप के बनेगा। जैसे मानते हैं कि बालू मिला देते हैं, सीमेंट मिला देते हैं, उसको क्या हो जाता है, उससे हटकर बनता है कि ना, उससे टाइट हो जाता है। अच्छा, उससे अलग उसका अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ईट कोई भी चीज लेते हैं, जैसे मान लीजिए ले लीजिए कि आटा ले लीजिए, आटा ले लेते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं तो क्या होता है, उसका अवस्था बदल जाता है, बदल नहीं जाता है, गीला टाइप का हो जाता है। उसी प्रकार उसका अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। यही तीन गो 4 गो गुण है उसका। क्या गुण है कि उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, रंग में परिवर्तन होगा, उष्मा उत्पन्न होगा। बस यही तो सब गुण है, कोई दिक्कत। आइए इसको इक्वेशन से समझते हैं, इक्वेशन के रूप में समझते हैं कैसे होता है, इक्वेशन के रूप में इसके बाद समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के गुण के बारे में समझ गए हैं। इसके बाद अब देखते हैं उसका रिएक्शन, समीकरण, इसी को बोलते हैं समीकरण रिएक्शन। जैसे Fe मैंने फेरस और कॉपर सल्फेट दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, FeSO4, फेरस सल्फेट और कॉपर। उसी प्रकार जिंक और H2SO4 मतलब हाइड्रोसल्फ्यूरिक मिलेगा तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। इसके मतलब समझते हैं क्या होता है, इसका मतलब, इसका एरो का मतलब इसके पहले क्या हो गया, जो रिएक्शन करने के लिए प्रोडक्ट देंगे ये होगा, ये रिएक्टेंट होगा, मतलब
इससे बनकर जो ये बनेगा ये है, ये मतलब वस्तु है। जैसे कि आप लोग समझने के लिए हम बता रहे हैं, शॉर्ट एकदम थोड़ा बहुत। जैसे कि कोई दो वस्तु है, उसको हम लोग ला कर मिला रहे हैं, तब ये वस्तु बन रहा है। मतलब समझे? जैसे कि कोई भी सामान लेकर आते हैं, दो गो सामान लेकर आए बाहर से खरीद के मार्केट से, चीनी पानी लेकर आए, ठीक है। चीनी पानी लेकर आए, उसको मिला दिए, घोल दिए, क्या चीनी नमक लेकर आए, ठीक है। मान लीजिए चीनी नमक मार्केट से खरीद कर लेकर आए, नींबू खरीद कर लेकर आए, तीनों को मिला दिए, क्या डालकर? पानी डालकर। तो यहाँ उत्प्रेरक रहता है, जो डालते हैं वो रहता है, ठीक है। उष्मा हो गया, कुछ भी हो गया, हीट हो गया, उष्मा हो गया, पानी हो गया, सूर्य का प्रकाश होगा, वो इस पर लिखा जाता है। यहाँ पर तीर पर लिखा जाता है, जिसमें जितना टेम्परेचर दिया जाता है उसको इस पर लिखा जाता है, ठीक है। तो जैसे मैं हो गया ना, बता रहे थे कि नींबू लाए, नमक लाए और चीनी लाए, और पानी को मिलाकर घोल बना दिए, तो क्या हो गया? ORS के घोल हो गया। इसी प्रकार फेरस को और कॉपर सल्फेट को मिला दिए, Fe, फेरस मतलब आयरन, आयरन का सूत्र है CuSO4, इसको मिला दिए तो ये बन गया। ये बना हुआ है और ये बिना बना हुआ है। और इसको क्या बोलते हैं? एस का मतलब हो गया सॉलिड, मतलब ये ठोस अवस्था में है। तो लोहा तो ठोस अवस्था में होता है, तो सब कोई जानता है। और AQ का मतलब क्या होता है? बिलियन, पानी में घुला हुआ, मतलब CuSO4 कॉपर सल्फेट घोल टाइप का है। चिपचिपा घोल नहीं बोलते हैं, जिसमें पानी भी होगा और कोई मटेरियल भी होगा। उसी प्रकार ये AQ का मतलब होता है कि ये गाढ़ा टाइप का है, माने घोल टाइप का है, पानी टाइप का है, मान लीजिए। उसी तरह FeSO4 ये भी क्या बन गया? इससे मिला दोनों, तो ये बन गया FeSO4, ये बन गया मिलकर, ये भी गाढ़ा पानी टाइप का होगा, या पानी मान लीजिए। CuSO4 कॉपर सल्फेट एस का मतलब क्या हुआ? सॉलिड, मतलब ठोस, यहाँ पर ठोस प्रोडक्ट बना, ठीक है। उसी प्रकार जिंक और हाइड्रोसल्फ्यूरिक को मिला देते हैं, दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है? बनता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। AQ का मतलब होता है जिंक सल्फेट लिक्विड, मतलब पानी टाइप का रहता है, ठीक है। उसी प्रकार इसको कैल्शियम क्लोराइड, ये AQ मतलब लिक्विड टाइप का है, ये पानी मान लीजिए, गाढ़ा टाइप का पानी है। और Na2SO4, इसको मिलाते हैं तो BuSO4 बेरियम सल्फेट और प्लस NaCl बनता है। अब कोई समझता होगा कि 2 काहे लिखे हैं, 2 कैसे आ गया यहाँ पर, 2 कैसे आ गया? तो उसके लिए हम लोग आगे समझाएंगे। वो क्या बोलते हैं, वो संतुलित असंतुलित समीकरण होता है, जिसको समीकरण को संतुलित करते हैं, आगे समझाएंगे। चलिए उसके बाद देखिए, हाइड्रोजन H2O प्लस 2H2 क्या बन गया? गैस बन गया, हाइड्रोजन गैस बन गया, ये ऑक्सीजन ये भी गैस बन गया, दोनों गैस बन गया। यानी ये जल से को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन। तो पहले ही पढ़े थे अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में पढ़े थे ना, कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? जल बनाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाता है। उसी समय भी लिखे थे कि इस तरह लिखे थे कि H2 प्लस O2 मिला है तो क्या बना है? जल बना है, यानी H2O बना है, ठीक है। इस तरह में लिखे थे ना, वहां पर भी लिखे थे, लेकिन यहाँ पर दो H2 का लिखे हैं, तो इसके लिए हम आगे बताएंगे, इसके बाद बताते हैं। चलिए, वो होता है समीकरण को संतुलित करना। आइए इसके बाद सीखते हैं कि समीकरण को कैसे संतुलित किया जाए। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें, ठीक है। और आइए हम समझते हैं संतुलित और असंतुलित। समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एगो संतुलित एगो असंतुलित, ठीक है।
समीकरण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? समीकरण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक नंबर आइए, लिखिए असंतुलित समीकरण, और एक होता है संतुलित समीकरण। समीकरण दो प्रकार का होता है, संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण को एक और बोला जाता है, जो अधिकांश परीक्षा में पूछा जाता है कि कंकाल समीकरण किसको बोलते हैं। तो कंकाल समीकरण किसको बोलते हैं? असंतुलित समीकरण को पोस्ट में लिख दीजिएगा, कंकाल समीकरण। कंकाल समीकरण या ढांचा समीकरण भी बोलते हैं इसको। कंकाल समीकरण या ढांचा समीकरण या असंतुलित समीकरण, तीनों एक ही का नाम है। तीनों पूछ देता है, कभी 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 पूछ देता है कि असंतुलित समीकरण किसको बोलते हैं, कभी पूछ देता है कंकाल समीकरण किसको बोलते हैं, कभी ढांचा समीकरण किसको बोलते हैं। तीनों का मतलब एक ही हुआ। ठीक है, आइए संतुलित और असंतुलित कैसे देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग H2 प्लस O2 बराबर क्या बनेगा? H2O। ठीक है, संतुलित असंतुलित, ये अभी असंतुलित है। संतुलित करने का मतलब क्या हो गया? इसको संतुलित कैसे करेंगे? ये असंतुलित है। संतुलित करने का मतलब है दोनों तरफ बराबर। जैसे इधर जितना हाइड्रोजन होगा उधर इतना भी हाइड्रोजन होना चाहिए। ऑक्सीजन इधर दूगो है तो इधर भी ऑक्सीजन दूगो होना चाहिए। ठीक है, उसी को संतुलित। ये अभी असंतुलित है, इसको क्या बोलेंगे? असंतुलित बोलेंगे, या ढांचा समीकरण बोलेंगे, या कंकाल समीकरण बोलेंगे। इसको संतुलित कैसे किया जाता है, आइए देखते हैं। जैसे हो गया H2 प्लस O2 बराबर हो गया H2O। संतुलित कैसे किया जाता है देखिए, इधर हाइड्रोजन कौगो है? दूगो है। इधर हाइड्रोजन दूगो है। ठीक है, इधर ऑक्सीजन दूगो है, इधर ऑक्सीजन एगो है। संतुलित है? नहीं ना है। इधर ऑक्सीजन दूगो है, दोनों तरफ संतुलित होने का मतलब दोनों तरफ बराबर। समझे? जैसे तरजुई होता है ना, 1 kg इधर रखेंगे तो 1 kg इधर भी रखिए, तब ना बराबर आता है, एकदम कांटा पे। मानते हैं कि 1 kg आटा इधर रख दीजिए, 1 kg आटा इधर रखिएगा, तब ना बराबर होगा। बराबर का मतलब क्या हुआ? एकदम बराबर लेवल में हो ना, ना इधर ज्यादा हो ना इधर ज्यादा हो, एकदम बराबर हो। बराबर होने का मतलब इधर भी 10 रुपया रहे, इधर भी 10 रुपया रहे। माने दो भाई होंगे, दोनों भाई को बांटना होगा बराबर बराबर। 20 रुपया हो तो क्या कीजिएगा? एगो को 12 को दीजिएगा, एगो को 8 को दीजिएगा? नहीं। संतुलित समीकरण का मतलब बराबर, यानी इसको भी 10 को दिए हैं तो इसको भी 10 को देंगे। इसी को संतुलित समीकरण बोलते हैं। जैसे इधर हाइड्रोजन दूगो है तो इधर भी दूगो रहना चाहिए, दूगो है। इधर ऑक्सीजन दूगो है तो इधर भी ऑक्सीजन दूगो रहना चाहिए। दूगो नहीं है तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर नहीं लिखा जाता है, यहाँ पर 2 लिख देंगे। यहाँ पर 2 लिख देने से नहीं होता है, शुरू में लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिख देंगे 2, क्या हो जाएगा? अब 2 यहाँ पर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा 4 गो, ऑक्सीजन हो जाएगा 2 गो। ऑक्सीजन 2 का मतलब इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा ना। तो हाइड्रोजन 4 गो हो गया, ऑक्सीजन 2 गो हो गया। अब इसमें देखेंगे कि हाइड्रोजन तो 2 गो है, ऑक्सीजन 2 गो है, हाइड्रोजन को 4 गो करना पड़ेगा। 4 करने के लिए यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे, हाइड्रोजन भी 4 गो हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 गो हो जाएगा। हाइड्रोजन 2 गो, ऑक्सीजन 2 गो, हाइड्रोजन 4 गो। ये हो गया संतुलित समीकरण। इसी को बोलते हैं संतुलित समीकरण। इसी को बोलते हैं संतुलित समीकरण। ठीक है, आइए और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया Fe प्लस हो गया H2O। ये अभी Fe प्लस H2O बराबर हो गया FeSO4 Fe ये हो गया लोहा, ये हो गया जल। तो इसको मिलेगा तो क्या होगा? Fe3
O प्लस हाइड्रोजन Fe3O4 होता है, O4 प्लस हाइड्रोजन। अब इसको, ये तो अभी संतुलित है, असंतुलित है, ये असंतुलित समीकरण है। इसको संतुलित कैसे करेंगे? असंतुलित समीकरण क्या बोलते हैं? कंकाल समीकरण और ढांचा समीकरण। इसका 3 गो नाम है। अधिकांश बार पूछता है, ये तो असंतुलित नहीं पूछेगा, परीक्षा में पूछा गया कि ढांचा समीकरण किसको बोलते हैं, कंकाल समीकरण किसको बोलते हैं, यानी ढांचा या कंकाल असंतुलित समीकरण को बोलते हैं। सब लोग सब बच्चे को समझ में आ गया ना? कंकाल समीकरण किसको बोलते हैं, ढांचा समीकरण किसको बोलते हैं। देखिए अब इसको हम लोग संतुलित करेंगे। Fe कई गो है इधर, एक गो है, इधर 3 गो है। Fe 3 गो है, ऑक्सीजन 4 गो है। तो ऑक्सीजन तो यहाँ पर एक ही गो है, Fe एक ही गो है। Fe को पहले 3 गो करेंगे, तो यहाँ 3 से गुना कर देंगे। Fe 3 हो गया, फिर हाइड्रोजन 2 गो है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 गो है, ठीक है। ऑक्सीजन 1 गो है, लेकिन ऑक्सीजन 4 गो है, तो ऑक्सीजन को 4 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नहीं गुना हो जाता है, यहाँ पर गुणा होता है। ऑक्सीजन को 4 करने के लिए फर्स्ट में गुना होता है, इधर दोनों मिक्स है एक में, यहाँ पर थोड़ी होता है गुना, यहाँ पर नहीं गुना होता है। बहुत बच्चा है कि जैसे H2O में गुना करना है तो यहाँ पर कर देगा, यहाँ पर गुना नहीं होता है, गुना होता है शुरू में, यहाँ पर गुना होगा। ये क्या होगा, 4 दूना 8, तो हाइड्रोजन 8 गो हो गया, ऑक्सीजन तो ठीक है 4 गो हो गया। तब हाइड्रोजन 8 गो हो गया, इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन 8 गो होता तो फिर इसमें भी यहाँ पर 4 से गुना कर देंगे, इधर नहीं गुना करेंगे, यहाँ पर गुना करेंगे। अब संतुलित हो गया। अब ये संतुलित समीकरण हो गया। पहले ये ढांचा समीकरण था या असंतुलित समीकरण था, लेकिन अब ये संतुलित हो। यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर उत्प्रेरक रहेगा। यहाँ पर उत्प्रेरक रहेगा। उत्प्रेरक मतलब कोई भी वस्तु, जैसे कि उष्मा हो गया, चाहे हीट हो गया, उष्मा हीट तरीके को बोलते हैं, चाहे जल हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, लेकिन यहाँ पर उत्प्रेरक रहता है। इधर रहता है रिएक्टेंट, इधर इधर प्रोडक्ट, इधर रिएक्टेंट, मतलब इधर हम लोग जो सामान लाते हैं वो इधर रहता है, दोनों वस्तु। इसको अभिक्रिया करता है तो ये प्राप्त होता है, ये इधर रहता है, यानी दाहिने प्राप्त होगा, बाएं रहेगा, राइट लेफ्ट, ठीक है। अब तो ये तो संतुलित हो गया। कैसे, देख लीजिए, 3 गो Fe है, 3 गो Fe है, हाइड्रोजन 4 दूना 8 गो है, हाइड्रोजन 4 दूना 8 गो है, ऑक्सीजन 4 गो है, ऑक्सीजन 4 गो है। समझ में आ गया संतुलित असंतुलित समीकरण किसको बोलते हैं। आइए फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखिए संतुलित समीकरण संतुलित करने के लिए कैसे करेंगे, ठीक है। समीकरण संतुलित करने के लिए, जैसे समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, एगो संतुलित, एगो असंतुलित। असंतुलित को क्या कहते हैं, असंतुलित समीकरण को कंकाल समीकरण भी कहते हैं, ढांचा समीकरण भी कहते हैं, असंतुलित समीकरण भी कहते हैं। असंतुलित समीकरण को तो बस संतुलित समीकरण कहते हैं। असंतुलित समीकरण, देखिए हाइड्रोजन ई मिला दिए, इसको संतुलित करने के लिए क्या बोलते हैं, इसको दाहिने जितना रहेगा उतना बाएं रहेगा, जितना लेफ्ट में रहेगा उतना राइट में रहेगा। मतलब जब ऑक्सीजन दाहिने रहेगा, जब ऑक्सीजन बाएं भी रहना चाहिए पड़ेगा, नहीं रहेगा तो उसमें गुणा करके आगे करेंगे, उसमें उसको बराबर करेंगे, बराबर कर देंगे तो संतुलित समीकरण हो गया। कोई भी इसमें सोचने का बात नहीं है, बस। आइए अब तो ये सब जान गए, चलिए ठीक है, अब फिर अगले क्लास में मिलेंगे। देखिए फ्री में होगा, ठीक है, क्लास का पैसा नहीं लगेगा। कोई भी भाई बहन है आपको बोल दीजिएगा, यहाँ पर डेली नाइन्थ का तो अभी नहीं हो रहा है, लेकिन 9th का होगा। अभी तो 10th का रेगुलर क्लास चलेगा। मैथ, साइंस, केमिस्ट्री, मतलब मैथ साइंस में तो केमिस्ट्री आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आ गया, मैथ भी होगा और साइंस भी होगा, तीनों दोनों सब्जेक्ट का रेगुलर क्लास होगा। इसके लिए चिंता मत कीजिए, और रेगुलर आप लोगों को वीडियो मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा एक भी रुपया नहीं लगा। शिक्षा में सुधार लाना है, पैसा नहीं। ऐसा नहीं हो कि कोई बच्चा हो जो पैसा के लिए ना पढ़े, ऐसा बात नहीं है, सबको फ्री में पढ़ाई होगा। चलिए ठीक है।
कल मिलते हैं अब, कल फिर कोई हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट बिंदु को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।